नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये घटनासार की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, उसको पहली क्लास देखिए, फिर ये दूसरी क्लास देखिए। और साथ साथ में अगर आपने पहली क्लास देख ली है तो मुझे दो चीज़ों का आंसर दीजिए कि टेली डेंसिटी क्या होती है और साउथ ग्लोब किसे कहते हैं। इन दोनों चीज़ों के मुझे आंसर दीजिए। चलिए हम लोग अपने पहली न्यूज़ पे चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ठीक, किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा में के स्थापना में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। तो इसमें देखिए पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे भारत है और चौथे स्थान पे ब्राज़ील है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने ब्राज़ील को पीछे कर करके तीसरा स्थान हासिल किया होगा और पाँचवें स्थान पे जर्मनी है और छठवें स्थान पे जापान है। आपको इस तरीके से याद रखना है: चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और जर्मनी। और अब भारत का आप देख लीजिए, भारत की क्षमता कितनी है? 250 है। कितनी? 250.52 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, जिसका नाम क्या है? प्रहलाद जोशी ने 8 अप्रैल 2026 को बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व के तीसरे स्थान पर है। ठीक, भारत इस रैंकिंग में ब्राज़ील से आगे निकल गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने दिसंबर 2025 तक के आंकड़े हाल ही में जारी किए हैं। मेन न्यूज़ यहीं तक है। ठीक है, अगर आप किसी प्री की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहीं तक की ये न्यूज़ है, इसके आगे आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक, लेकिन हमको ये न्यूज़ क्यों आई है, किस तरीके से पढ़ा है, ये सब चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है। जोशी ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 5.3 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की है। जुलाई 2025 में भारत ने विद्युत उत्पादन एवं नवीकरणीय ऊर्जा की अब तक की सबसे अधिक हिस्सेदारी प्राप्त की है। ठीक, मतलब क्या है कि इस वित्त वर्ष में एक साल में भारत ने कितने गीगावाट एनर्जी जो मतलब कि गैर जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त की है? 55.3। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा ने देश की कुल 203 गीगावाट मांग का 51.5% पूरा किया है। ठीक, मतलब नहीं समझ में आया कि 203 हमारे यहाँ पे गीगावाट मांग है और इसी का 51.5% कौन हमको दे रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा के तहत हमको मिल रहा है। ठीक है, और कह रहा है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 283.46 गीगावाट क्षमता स्थापित हो चुकी है। आपको इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं? जैसे पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, सौर एनर्जी, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन जब हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं तो नाभिकीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के तहत नहीं आता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, भारत ने पेरिस समझौते के लिए एक अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान, जो इसने अंशदान के लिए कहा था, ये जो निर्धारित 2030 के लिए जो लक्ष्य रखा था, वो 5 साल पहले जून 2025 में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का 50% हासिल कर लिया था। ठीक है,
मतलब कि ये कहा गया पेरिस समझौते के तहत ये बात आई कि भारत ने कहा हम 2030 तक अपनी जितनी भी कुल ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेंगे। लेकिन ये टारगेट को भारत ने बहुत जल्दी 2025 में ही क्या प्राप्त कर लिया था। ठीक। फिर है COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा के अनुसार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में क्या है, अग्रसर है। भारत ने COP26 जब हुआ तो इस भारत ने कहा कि हम 2030 तक 50 गीगावाट क्षमता तक क्या करेंगे, 500 गीगावाट क्षमता तक बिजली क्षमता स्थापित करेंगे। वो कैसी, गैर जीवाश्म ईंधन होगी। इसमें क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा भी इसमें शामिल होगी, साथ साथ में हमारी इसमें नाभिकीय ऊर्जा भी शामिल होगी। ठीक। लिखा हुआ है कि 31/3/2026 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 283.46 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिसमें से 274.48 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें कौन कौन सी, 150 सौर ऊर्जा है, 56.09 पवन ऊर्जा है, 11.76 जैव ऊर्जा है, 5.1 क्या है, जल ऊर्जा है, 51.41 क्या है, बृहद जल विद्युत योजना है। और फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा प्लस 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित की हैं। यहीं से आपको समझ में आ गया है कि ये वाला पोर्शन इतना और ये अलग अलग है। ठीक, आ गया, बात समझ में आई आपको? मेरे हिसाब से समझ में आ गई, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पे है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। 2025-26 में गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जो किसी भी देश में हुई सबसे अधिक वृद्धि है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्ष में सर्वाधिक गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन में कौन सबसे आगे रहा वृद्धि के मामले में, तो आपको बताना है भारत। ठीक है, सौर ऊर्जा से प्राप्त वितरित नवीकरणीय ऊर्जा इस वृद्धि में एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है। क्यों उभरी है, आपने पता होगा कि रूफ टावर में सौर सेल लग रहे हैं। ठीक है, कुसुम योजना चल रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री सौर घर योजना चल रही है। इस तरीके की योजनाएं चल रही और बहुत ही किफ़ायती दरों पर लग रही हैं, मतलब एज मैं कहूँ तो फ्री लग रही हैं। ठीक है, तो लोग इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, लोग अपने घरों में लगवा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सौर ऊर्जा इसमें क्या है, सबसे प्रमुख घटक है। 2025-26 के दौरान स्थापित 44.46 गीगावाट में 16.3 गीगावाट का इसी का योगदान है। किसका, सौर सेल का, सौर ऊर्जा का। फिर इसी में लिखा PM कुसुम योजना के तहत 7.6 गीगावाट और रूफ टावर के तहत कितनी, 8.7 गीगावाट शामिल है। ये जो 16.3 है, इस PM कुसुम योजना क्या है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना शुरू होती है मेनली किसानों के लिए कि ऐसे ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे, ऐसे नलकूपों का विकास किया जाएगा, जो नलकूप की जो मोटर है वो कौन चलाए, सौर सेल के थ्रू, मतलब कि जो सौर प्लेट्स लगती हैं इनके थ्रू ये चलाया जाए। तो उसी को नाम दे दिया गया PM कुसुम योजना। और रूफ टावर सौर ऊर्जा कौन सी है, जो आपकी छतों में लगे होते हैं, 3 किलोवाट 5 किलोवाट की क्षमता तक। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको PM कुसुम योजना और रूफ टॉप सौर ऊर्जा समझ में आ गई होगी। 2025-26 के दौरान 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पवन ऊर्जा कहाँ स्थापित की जाती है, ये अब क्या ये हमारे भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है यहाँ स्थापित की जाएगी,
कि ये जो कोने, ये जो बॉर्डर्स एरिया होते हैं, मतलब कैसे बॉर्डर, तटीय क्षेत्र यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा तटीय क्षेत्रों में। फिर इसमें विंड की दिशा भी देखी जाएगी, ऐसा ना हो कि विंड के अपोजिट दिशा में क्या लग जाए, पवन ऊर्जा लग जाए, पवन चक्कियाँ लग जाए। ठीक है, मेरी बात, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो एक वर्ष में अब तक के सर्वाधिक क्षमता वृद्धि हासिल किया है। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2014 में कितनी थी, 3.59 गुना बढ़ गई है। मतलब कि जितनी पहले कितनी थी, 76.38 गीगावाट से बढ़ करके मार्च 2026 में कितनी हो गई, 274.68 गीगावाट हो गई है। यानी 198.30 गीगावाट की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये आपके सामने इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कभी भी मेंस या तो किसी के सामने अगर अपनी बात रख रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उनमें ये सब डेटा जो हैं आपकी बात को मजबूती से बताने में मदद करते हैं। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2004 से कितनी, 53.38 गुना बढ़ गई है। 2004 में ये कितनी थी, 2.82, मतलब कि 2.82 गीगावाट से बढ़ करके 2026 में कितनी, 150.26 गीगावाट हो गई है। यानी 147.44 गीगावाट की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत आपको नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप इसीलिए जल्दी कभी देख नहीं रहे होंगे कि बड़े बड़े क्या विद्युत प्लांट लग रहे होंगे। क्या हमारी जो सरकार है उसका मेन टारगेट क्या, उसने उसको पता चल गया है सबसे अच्छा टारगेट क्या है, लोगों की छतें खाली हैं उसमें क्या लगा दो, किसी भी तरीके से योजना के माध्यम से, किसी भी तरीके से यहाँ पे रूप टावर सोलर सेल लगवा दीजिए, जिससे विद्युत भी बनेगी, कार्बन उत्सर्जन भी कम हो जाएगा। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2014 में से 2.66 गुना बढ़ गई है। इसको ज़्यादा ना बढ़ाने का पवन ऊर्जा, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन इंडियन राजस्थान के क्षेत्र में कई तरीके के पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो इससे चेंज हुआ है, तो इसमें कई बार मुकदमे ये सब हो जाते हैं। तो इसलिए अभी पवन ऊर्जा को उस हिसाब से, जिस हिसाब से डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। मार्च 2014 में ये 16.08 गीगावाट से बढ़कर के 26 में 56.29 गीगावाट हो गई है। यानी 35.5 गीगावाट की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मेरे हिसाब से आपको ये मेरी पूरी बातें की समझ में आ गई होंगी। आप इसको एक बार फिर से रीड करिएगा, और कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही सही तरीके से करंट लेकर के आ रहा हूँ। मैंने अपनी ही इसी में घटना चक्र की भी एक सीरीज शुरू की है, MCQs की। अभी मैंने इसमें उत्तर प्रदेश पूरा पढ़ा दिया है 4-5 वीडियो में। ठीक है, चलिए, भारत ने स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग कर क्या 1000 किलोमीटर लंबे क्वांटम संचार नेटवर्क का क्या किया है, सफल प्रदर्शन किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप इसको मान के चलिए, ये आने वाले समय में आपके पेपर में इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपके पास रखे ही हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ आप इसको पूरा लेकिन रीड जरूर करेंगे। ठीक, भारत ने क्वांटम तकनीकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह 1000 किलोमीटर लंबे क्वांटम संचार नेटवर्क सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? पहले मैं आपको इसका क्वांटम संचार ही पूरा बता दूं क्या? देखिए, क्वांटम मिशन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। क्वांटम कंप्यूटिंग के नेतृत्व में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, एक तरफ बेंगलुरु है, एक तरफ मद्रास है, एक तरफ क्या है, नई दिल्ली ने साथ मिलकर करके ये पूरा क्या किया है, इस क्वांटम मिशन को अंजाम दिया है। ठीक, यह उपलब्धि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 2 वर्ष पूर्व ही प्राप्त की गई है।
इसे अत्याधुनिक सुरक्षित संचार प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार द्वारा इस उपलब्धि की घोषणा 9 अप्रैल 2026 को की गई। इस सफलता के साथ भारत अब उन अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो गया है जो क्वांटम अनुसंधान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत किसने की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है। इस मिशन में कुल 6,603 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो 2023-24 से 30-31 तक के लिए है। ठीक। इसका उद्देश्य क्वांटम तकनीकों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना, जिससे अनुसंधान, नवाचार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। यह मिशन प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाह परिषद की एक प्रमुख पहलों में से एक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? इस मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए देश के प्रमुख संस्थानों को 4 थ्री मैटिंग हब स्थापित किए गए। ये हब स्टोक स्पाइक मॉडल पर काम करते हैं, जिससे शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों, अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग सुनिश्चित होता है। ठीक। यह ढांचा क्वांटम तकनीकों के विकास और उसके व्यवहारिक उपयोग को तेज करने में मदद करता है। ठीक। फिर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 4 क्षेत्रों पर केंद्रित है। कितने क्षेत्र हैं इसके? 4 क्षेत्र हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर रहा है। क्वांटम संचार का नेतृत्व IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को नई दिल्ली के साथ मिलकर कर रहा है। क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी का नेतृत्व IIT बॉम्बे कर रहा है, जबकि क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस का समन्वय IIT दिल्ली कर रहा है। ये सभी क्षेत्र मिलकर के भारत की तकनीकी क्षमता को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखते हैं। 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम संचार नेटवर्क भारत की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्वांटम संचार क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, जो डेटा को अत्याधुनिक सुरक्षित बनाता है तथा इसे हैक करना क्या है? असंभव हो जाता है। इसका उपयोग रक्षा, बैंकिंग, साइबर सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अत्याधुनिक महत्वपूर्ण होगा। यह उपलब्धि भविष्य में सुरक्षित डिजिटली ढांचे के निर्माण में मदद मिलेगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में हमारे जो बैंक्स ये सब होते हैं, ये अपने कौन सा क्वांटम तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जिससे इनको हैक वैक करना क्या है? आसान नहीं है या तो ना के बराबर है। ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है ये, बहुत ही कम इम्पोर्टेंट। ये आने वाले टाइम में ये 1 नंबर आपको दे करके जाएगी, ये गारंटी है। ठीक। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड्स कितना? 38,424 करोड़ के उच्च स्तर पे पहुंच गया है। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेक इन इंडिया यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सफल हो रहा है। मार्च 2026 जब खत्म हुआ तो वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का रक्षा निर्यात अब तक का सर्वाधिक दर्ज किया गया है। मतलब इसमें कहा गया कि इस दौरान हमने जो व्यापार निर्यात किया है वो कितना किया है? 38,424 करोड़ का कर डाला है। उससे पहले
के वर्ष की तुलना में ये 14,802 करोड़ रुपए ज़्यादा है। मतलब क्या है, ये 62.66% ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, रक्षा मंत्रालय ने 2 अप्रैल को अपने बयान में कहा 2024-25 के दौरान देश का कुल निर्यात कितना हुआ था, 23,622 करोड़ रुपए का हुआ था। बयान के अनुसार रक्षा निर्यात सर्वाधिक क्षेत्र रक्षा कंपनियों की हिस्सेदारी, मतलब कि जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की जो जितनी कंपनियां उनकी हिस्सेदारी इस व्यापार में कितनी 54.84% है, जबकि निजी क्षेत्र की 45.14% दर्ज की गई है। रक्षा क्षेत्र में शुरू किए गए मेक इन इंडिया की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत की उन विजन को दर्शाता है जिसमें देश के शीर्ष रक्षा निर्यातक देशों में ले जाने का इसको लक्ष्य रखा गया है। ठीक, रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा कंपनियों ने 21,051 तथा निजी कंपनियों ने 17,353 करोड़ का क्या किया है, निर्यात किया है। जबकि इससे पहले साल के आंकड़ों में यह था, मतलब कि एक सार्वजनिक जो सरकारी कंपनी थी उन्होंने 15,233 करोड़ का, और जो निजी कंपनियां थीं उसने 8,389 करोड़ रुपए का निर्यात किया था। ठीक है, फिर ये अभी तक इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब ये लाइन इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में भारत 5 शीर्ष रक्षा आयातक देशों में शामिल है। ठीक है, मतलब क्या है, भारत आयात कर रहा है सामानों का, लेकिन साथ साथ में निर्यात कर रहा है। क्या जो चीज़ें ले रहा है वही चीज़ निर्यात कर, नहीं, जो हमारे यहाँ की हमको ज़रूरत है हम उसका क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, और फिर जो चीज़ें हमने बनाई हैं उसका क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। इस समय भारत में निर्यात करने वाली कंपनियां पहले 128 थीं, अब कितनी हो गई हैं, 145 हो गई हैं। भारत मिसाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, मिसाइल, जैसे क्या, कौन सी मिसाइल, अभी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरण मतलब ड्रोन्स भारत बना रहा है, कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बना रहा है। इसका क्या करता है, भारत निर्यात करता है। कई देश ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के क्या हैं, इच्छुक हैं। अभी फिलीपीन को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल क्या की है, बेची है। साथ साथ में आपको पता है कि जब हमारे यहाँ पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की क्या इच्छा जाहिर की थी। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि इंडोनेशिया ने भारत के इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने का समझौता कर लिया है, जो लगभग 3,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण वर्तमान में क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। अभी छोटा छोटा, मतलब कि उनके यहाँ की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर रहा होगा, लेकिन आने वाले, देखिए, जब आप छोटा कोई काम शुरू करते हैं वही एक टाइम के बाद बड़ा बनता है। ठीक है, जब पहली बार आप छोटा कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप वहाँ विश्वास जीत लिए, तब जो आगे की कंपनियाँ होती हैं वो आपको क्या बड़े काम देने की इच्छुक होती हैं। ठीक है, और इनके माध्यम से क्या हम अपने एक देश दूसरे देश के बीच में अपने जो रिश्ते होते हैं उनको सुधारने का प्रयास करता है। व्यापार मतलब सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता है, ये आप अपने विश्वास जीतने का भी काम होता है। इसका मतलब भारत ने अपने इन 80 देशों के साथ अपने बहुत ही अच्छे रिलेशन बना लिए होंगे, जो आने वाले समय में हमारे सामरिक महत्व के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य के 732 हेक्टेयर क्षेत्र को राजस्थान सरकार ने अपने को अलग कर लिया था, जिसपे अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी लगाई और रोक लगाई। क्या है, जो चंबल अभ्यारण्य है वो 3 राज्यों में बटा हुआ है, यूपी, एमपी और राजस्थान। जब आप आगरा, इटावा और मथुरा वाले क्षेत्र पे जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि ये वाला और यमुना नदी ऐसे आ रही होती हैं। ठीक है, तो वहीं पे देखेंगे, वहीं पे क्या है, चंबल अभ्यारण्य है। तो वहाँ पे ये तीनों की संयुक्त भूमि
देखिए क्या होता है कि राज्य बंटने से जो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो नहीं बढ़ जाता, और पारिस्थितिकी तंत्र 100 किलोमीटर के रेंज में फैला होता है। ठीक है, तो ये जो चंबल अभ्यारण्य है वो 3 राज्यों में, यूपी में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बटा हुआ था। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम अपना जो 732 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसको क्या करते हैं, अब एक अधिसूचना जारी की, उसने कहा ये चंबल अभ्यारण्य के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप वो चंबल अभ्यारण्य के क्षेत्र में ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के लिए कितनी 732 हेक्टेयर क्षेत्र को गैर अधिसूचित करने वाली राजस्थान की अधिसूचना को 2 अप्रैल 2024 को क्या रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि संरक्षित प्रजातियों के लिए आरक्षित किसी भी भूमि को गैर अधिसूचित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही राज्य सरकार के इस कदम को अवैध रेत खनन को बढ़ावा देने वाला भी उन्होंने करार दिया। मतलब कि ये राज्य सरकार एक कदम चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट 4 कदम आगे चल गई। उसने मंशा ही बता दी कि आपकी मंशा क्या है, आप वहाँ से रेत निकालना चाहते हैं, बस इससे ज़्यादा आपका कोई भी वहाँ से मोटो नहीं है। छोटा सा मुँह लेकर करके ये रह गए। जस्टिस विक्रमनाथ तथा जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने संरक्षित प्रजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र को गैर अधिसूचित करने वाली गंभीर मुद्दा बताते हुए राजस्थान की ओर से पेश वकील से कहा कि राज्य की अधिसूचना आवश्यक वैधानिक मानकों पर खरी नहीं उतरती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और कोर्ट ने कहा कि घड़ियाल और कई अन्य जलीय जीव लगभग विलुप्त होने की कगार पे हैं। मतलब और आपको पता है कि घड़ियाल का जो प्रजनन अभ्यारण्य जो क्षेत्र है वो चंबल में ही बनाया गया है, और आप चंबल के ही क्षेत्र को हटा देंगे तो वो अपना अंडा कहाँ देंगे, कहाँ सेंगे, कहाँ रहेंगे, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्य का निर्णय खनन को सुविधाजनक बनाने वाला है। खनन माफियाओं को डकैत करार देते हुए पीठ ने कहा कि राजस्थान में खनन माफिया द्वारा उप विभागीय मजिस्ट्रेट, एसडीएम और पुलिसकर्मी सहित कई सरकारी अधिकारियों की हत्या तक की जा चुकी है। मतलब इनका ये कहना है कि आप उनके दबाव में ये काम कर रहे हैं जिन्होंने आपके ही क्षेत्र, आपके ही राज्य के मजिस्ट्रेटों की तक हत्या कर दी है और कई पुलिस अधिकारियों की तक हत्या की है। ये किन्होंने किन, ये जो खनन माफिया, खनन डकैत है, इनके बारे में का कोर्ट कह रही है। फिर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ये 5400 वर्ग किलोमीटर पर संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के पास चंबल नदी पे स्थित यह अभ्यारण्य पहली बार 1978 में मध्य प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। पहले मध्य प्रदेश ने घोषित किया, फिर उत्तर प्रदेश ने, फिर राजस्थान ने। अब यह तीनों राज्यों की तरह से संयुक्त रूप से प्रशासित एक लंबा और सकरा पारिस्थितिकी आरक्षित क्षेत्र है। ठीक, आपको कोई दिक्कत, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको बताने की। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझे आप मेरे नंबर पे 9452143101 या इसी के कमेंट्स पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा दूंगा, नहीं तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा इसी हेडिंग को, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना क्या है, शुरू की गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना कहाँ शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर भी उसमें आंसर रहेगा, लद्दाख भी रहेगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर रहेगा, और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश रहेगा। तो आपको कहाँ के लिए करना, टिक करना है, लद्दाख के लिए। ठीक है, अभी क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये, अरे
लद्दाख में हमने पढ़ा है अभी अभी, लेकिन ये जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप इसको एक चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ हो रही है। सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना लद्दाख में शुरू हुई है और कहीं नहीं। ठीक है, लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा नामक पर्यावरण पुनर्स्थापन परियोजना की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। इस पितुक फारका सिंधु नदी के तट पर लेह मतलब लद्दाख से शुरू की गई है योजना का उद्देश्य सिंधु नदी के किनारे स्थित बंजर भूमि का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन करना, लद्दाख में हरित क्षेत्र ग्रीन कवर को बढ़ावा देना, 2 वर्ष में हरित कवर को 1% से बढ़ा करके 5% तक करना है। इस पहल के तहत स्थानीय प्रजातियों के लगभग 1000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके तहत इसमें कौन कौन, ये आपसे मैं बता रहा हूँ, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये पौधा कहाँ का है। जैसे कौन से हैं, बकथॉर्न, सी बकथॉर्न आपने नाम सुना होगा, इसमें विटामिन सी बहुत होती है। ठीक है, सी बक अगर किसी के पैरों में कोई दिक्कत है तो आप अपनी मम्मी को सी बकथॉर्न अगर ओरिजिनल मिल जाए तो अगर आप उसको खिलाइए, बहुत आराम मिलता है। मैंने अपने घर में मम्मी को खिलाया, उनको वाकई आराम हुआ है। तो सी बकथॉर्न है, इंडियन विलो है, ब्लैक पॉपुलर लगाए गए हैं। यह भारत के कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रिस्टोरेशन का अनोखा प्रयास है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो आप मुझे बता सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको पढ़िए। भारत में एमएमआर कितना 24,700 दर्ज किया गया है। एमएमआर मतलब क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक, मतलब मातृ मृत्यु दर। ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के 6 माह के अंदर अगर किसी महिला की माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसको एमएमआर के तहत रखा जाता है। ठीक, अब हम लोग अपनी न्यूज़ पे चलते हैं। द लेसेंट, ये एक क्या है, यह एक मशहूर मेडिसिन जर्मन है, मतलब कि जर्मनी की एक कंपनी है, वो है ये। ठीक, इसका नाम है द लेसेंट। पत्रिका ने मार्च 2026 में प्रकाशित अपने वैश्विक अध्ययन के अनुसार भारत 2023 से लगभग 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई, जिससे उन देशों में शामिल हो गया है जहां मातृ मृत्यु का बोझ अधिक है। ठीक है, यह अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया, जिसमें मात्र मृत्यु दर का जो अनुपात है 1 लाख में कितना है, 116 आंका गया है। ये बहुत ही खराब आंकड़ा है। हालांकि भारत ने इस सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब SRS 2021 से 23 के अनुसार यह आंकड़ा 28 है। मतलब भारत कहता है कि हमारे यहाँ की जो सैंपल रजिस्ट्रेशन है उसके अनुसार ये 28 है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बेहतर पहुँच को दर्शाता है। लेकिन कहता है कि अब द लेसेंट कह रहा है नहीं, आपके यहाँ कितना है, 116 है। विभिन्न डेटा स्रोतों और पद्धतियों के कारण इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिला, लेकिन 1990 के बाद भारत में एमएमआर में लगभग 86% की क्या कमी दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत 48% से काफ़ी अधिक है। यही द लेसेंट ही कह रहा है कि भारत 1990 के बाद से तो इसमें काफ़ी सुधार कर लिया है। ठीक, क्योंकि वैश्विक तो 48% है, भारत ने 86 किया है, लेकिन अभी इसका आंकड़ा कितना, 116 है। ठीक, वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसमें इथोपिया,
जिसमें नाइजीरिया, इथियोपिया और पाकिस्तान जैसे प्रमुख देशों का प्रमुख योगदान है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2023 के अनुसार दुनिया कुल 2.4 लाख मात्र मृत्यु हुई, जो वैश्विक MMR 190.5 रहा, जबकि 104 देशों में MMR 70 से भी नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। ठीक है, SDG का लक्ष्य 2030 तक 1 लाख जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यु दर 70 से भी नीचे लाने का है। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। आपसे जब क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा द लेसन के अनुसार। ठीक है, और इस तरीके से तो भारत में SRS के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार तो 88 है। ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें मुझे लगता है सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आपको सभी को सही से पढ़ना चाहिए। भारत में पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का दोलन परीक्षण शुरू हुआ है। दोलन परीक्षण का मतलब, जैसे आप मेट्रो देखते हैं, मेट्रो क्या होती है, एक स्टेशन से चलना शुरू करती है, दूसरे स्टेशन में लास्ट तक जाती है, फिर यहाँ से आती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो यही क्या है इसका, कितने फेरे लगाए उसने। अगर कोई ट्रेन कितने फेरे लगा सकती है, कितने बार अपने रूट में आ जा सकती है, उसी को ही दोलन परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, भारत ने पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का दोलन परीक्षण क्या है, शुरू कर दिया है। भारत ने स्वच्छ और सतत परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का सफल एक्सेलरेशन ट्रायल मार्च 2026 को पूरा कर लिया है, जिसकी पुष्टि रेलवे मंत्री किसने की है, अश्विनी वैष्णव ने की है। ठीक है, कोई दिक्कत। यह परीक्षण अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO द्वारा किया गया, जिसमें ट्रेन की स्थिरता, सुरक्षा, कंपन, गति के अनुसार व्यवहार और यात्रियों के आराम का आकलन किया गया है। इस सफलता के बाद भारत जर्मनी, जापान और चीन देशों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है, जहां हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई जा रही हैं। यह ट्रेन कहाँ चली है, यह ट्रेन जो हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच संचालित होगी। और ये ट्रेन कहाँ बनाई जाएगी, चेन्नई में इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री में बनाई जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, आप इसको याद रखिएगा। देश में डिज़ाइन और निर्माण कार्य किया गया है, जो मेक इन इंडिया की पहल को मजबूती देता है। इसके लिए जिंद में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र भी क्या स्थापित किया जा रहा है। इससे ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देखिए क्या होता है कि होगा क्या, हम लेंगे पानी, लेंगे H2O, जिस तरीके से पौधा लेता है। पौधा क्या लेता है कि ज़मीन से पानी लेता है और उसको अपनी मोटर्स के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। हाइड्रोजन का उपयोग वो स्वयं के अब जो उसकी पूरी प्रक्रिया चलती है, पानी को ले जाना, पानी को नीचे करना, वो सब एक मोटर के थ्रू होती है। और उसका ईंधन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन उसका वेस्ट मटेरियल होता है और उसको वो बाहर निकाल देता है। तो वही चीज़ हम लोग भी करेंगे। एक क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से पानी लेंगे, उसको उसमें हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को तोड़ देंगे। ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग मेडिकल यूजेस में करेंगे और हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग दहन क्षमताओं के लिए करेंगे। ठीक है, ये पानी जो होगा ये पीने योग्य पानी नहीं होगा, हम लोग ग्लेशियर से, समुद्र से आदि विभिन्न क्षेत्रों से ये पानी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह 10 कोचों वाली ये जो हाइड्रोजन ट्रेन थी, ये 10 कोचों वाली
ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जिसकी क्षमता कितनी होगी, 2400 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगी और केवल जल वाष्प छोड़ती है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल है। फ्यूल सेल तकनीकी, ये फ्यूल सेल तकनीकी ही होती है, पर आधारित यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली बनाती है, जिससे प्रदूषण और शोर दोनों कम हो जाता है। पौधों की वाली प्रक्रिया जो है एनसीईआरटी क्लास 10th में बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। साइंस में आप उसको पढ़ लीजिएगा तो मैंने जो आपको समझाया है वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए लंबी क्लास की ज़रूरत है। मैंने आपको नॉर्मल सा बता दिया है, आप जाइए, आपको 10th वाली जो एनसीईआरटी है उसमें सीधा पूरा प्रोसेस बताया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बन गए हैं। इस निर्वाचित सरकार प्रमुख में ये जब सीएम होते हैं गुजरात के, उसको प्लस जो ये भारतीय पीएम है, वो इन दोनों टाइम को जोड़ा गया है। ठीक है। क्यों ये खबर आ रही है? क्या इससे पहले भी कोई व्यक्ति था क्या? हाँ, इससे भी पहले एक व्यक्ति थे जो सिक्किम के शायद थे मुख्यमंत्री, जिनका नाम था पवन कुमार चैमलिंग, जो कितने दिनों तक थे, 8,930 दिनों तक रिकॉर्ड थे, वो सीएम थे। ठीक है। इस उपलब्धि के साथ मोदी अपने सार्वजनिक नेतृत्व में 25वें वर्ष प्रवेश किया, जिसमें उनके लंबे और निरंतर राजनीतिक सफर को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि वो 13 साल तक क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और 2014 से अब तक के 2014 से 14वें प्रधानमंत्री बने, और अब तक के सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। ठीक। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए, और हाल के दशक में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत उपस्थिति में, जहां यूट्यूब में 30 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं तथा इंस्टाग्राम में 100 मिलियन से अधिक तथा एक्स पे 104 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप अगर हमारे इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो इसके लिए आपका थैंक यू, और आप साथ साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मैं अपनी कितनी मेहनत से आपको बता रहा हूँ। चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। जर्मनी के चांसलर हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बस आप इनका नाम ही याद रखिए, जर्मनी के चांसलर का। ठीक है। जर्मनी के चांसलर हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज, की भारत यात्रा हुई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 12 से 13 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा की है। उनकी यह पहली यात्रा अहमदाबाद, गांधीनगर तथा बेंगलुरु तक ही सीमित रही। ठीक है। जर्मन चांसलर की यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब वह 2025 में दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी के 25वीं वर्षगांठ थी, तथा 2026 में दोनों के राजनीतिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है। गांधीनगर में महात्मा मंदिर में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी। ये आपको याद रखना है। मजबूत वैश्विक उथल-पुथल से निपटने के लिए आपसी रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने का निर्णय इस वार्ता में किया गया है। इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सी मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी मैं आपको उसमें बता दूँगा। ठीक है। इसमें एक ऐसा हुआ कि वीज़ा मुक्त हम लोग को आवागमन और हमारे दोगुना व्यापार करना, इस तरीके की भी इसमें न्यूज़ है। रक्षा सुरक्षा प्रौद्योगिकी सहित क्षेत्रों के उपयोग बढ़ाने का फैसला वार्ता में किया गया। दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में
मिलकर कार्य करने तथा द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर भी क्या हुई है, सहमति बनी है। भारत और जर्मनी के बीच सालाना व्यापार 50 अरब डॉलर से अधिक होकर पहले से अपने सर्वोच्च स्तर पर है। भारत जर्मनी आर्थिक संबंधों का पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए भारत और यूरोपीय संघ स्वतंत्र व्यापार समझौते को दोनों पक्षों ने आवश्यक बताया है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जर्मन विश्वविद्यालय को भारत में अपने परिसर खोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, आमंत्रित किया है। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के कई देशों के क्या हैं, हमारे यहाँ पे परिसर खुल चुके हैं। अगर आप विदेश ना जा कर के यहीं पे ही विदेशी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उसकी डिग्री लेना चाहते हैं, तो बहुत आसान हो गया है। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जर्मनी जाकर वीज़ा मुक्त परागमन की घोषणा जर्मनी की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि जर्मनी आप आइए, वीज़ा मुक्त, आपके पास पासपोर्ट हो, बस आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने देंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों के लिए उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र मोदी ने बताया है। और साथ ही साथ इन्होंने कितने समझौतों पे समझौता हुआ है, 19 समझौतों पे समझौता हुआ है। ठीक है, प्रमुख समझौते में 5 बिलियन यूरो की पनडुब्बी मसौदा शामिल है। जर्मनी की थीसन ग्रुप और मझगांव डाक के बीच 6 स्टील्थ पनडुब्बियों का समझौता हुआ है। इस अवसर पर अहमदाबाद में जर्मनी ने मानक वाणिज्यिक दूतावास का भी क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक, हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क्या हुई है, भारत यात्रा हुई है। अब हम अपने वीडियो को यहीं ब्रेक देते हैं। ठीक है, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रही है, मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक, मैंने उनको अपना समय दे रखा था, यही समय था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आपको हमारे ये चैनल, हमारे वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आप अपना कोई सुझाव है वो देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। मैं आपके इन सुझावों का अगर मानने योग्य होंगे तो ज़रूर मानूंगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी हमारे इस वीडियो को भेजिए। ठीक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह पे आप इसको पोस्ट करिए। अपने इस चैनल, अपना ये आप ही का चैनल है, आप इसको जिस तरीके से ग्रोथ करना चाहेंगे ग्रोथ होगा। ठीक है और कुछ करिए चाहे ना करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, धीमे धीमे आप ही लोगों के सहयोग से ये चैनल ग्रोथ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।